So in LCR circuit we have AC supply given to three components. One is inductance, one is capacitance, and one is resistance. This resistance, inductance, and capacitance, these three are attached in series, and it is given a electric supply, and the nature of that electric supply is AC. So this type of circuit is known as LCR series circuit. ये सर्किट हमको डे टू डे लाइफ में बहुत मिलते हैं. In fact, every circuit what we use is a LCR circuit because it has certain inductance, certain resistance and certain capacitance. तीनों चीजें उसके पास होती हैं. तो every circuit is LCR circuit. किसी में L कम होता है, किसी में C कम होता है. So, but the small content of everything is there in every circuit. Therefore, it is necessary that we study it. Now, in LCR circuit, we give here electromotive force EMF, that is a variable EMF, and it is given by E naught sin omega t. So it changes according to the way E is equal to E naught sin omega t is given. Now, because of this, there is a variable current which is flowing in the circuit. वो variable current के लिए एक चीज जरूरी है. वो क्या जरूरी है कि ये तीनों सीरीज में है, और सीरीज में करंट के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या प्रॉपर्टी है, दैट करंट रिमेन सेम. सीरीज में जब एलिमेंट्स होते हैं तो करंट सेम होती है और पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है. दैट्स करेक्ट. सो इन दिस at any instant the current is I. Let the current be I at an instant. तो यहां से जब करंट फ्लो होगी, इसमें भी उसकी वैल्यू I होगी, I, इसमें भी इसकी वैल्यू I होगी, और इसमें भी इसकी वैल्यू I होगी. So there is same value of current in all the three components. Okay. Now this resistance, there is a current flowing through it. A potential difference is developed across the resistance. Resistance के दोनों पॉइंट्स पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है, तो उसका आंसर है V is equal to I into R. तो इन दोनों में V is equal to I into R पैदा होता है. ये AC से होता है, और इसके बारे में हमने एक चीज पढ़ी हुई है कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है और जो I है, इन दोनों का फेज एक साथ चलता है. जब I मैक्सिमम, उस समय EMF भी मैक्सिमम. तो दोनों की डायरेक्शन हम एक ही तरफ बनाते हैं. This is potential difference between these 2 points indicated by VR, and it has same phase as I. फेजर डायग्राम का ये टुकड़ा है. ओके. उसके बाद across L या इंडक्टेंस, ये भी करंट को एक रेजिस्टेंस या एक अपोजिशन टू द करंट देता है. ये कितना अपोजिशन देता है? आंसर है ये XL अपोजिशन देता है करंट को. XL अपोजिशन. अगर ये XL इसका अपोजिशन है, XL की वैल्यू क्या होती है आप सबको मालूम है? XL is equal to L into omega. This is opposition offered by a inductance. Okay. ये इतना अपोजिशन है तो इसकी वोल्टेज कितनी हो जाएगी? आंसर है I multiplied by XL. This is potential difference across XL. Okay. VL is equal to I into XL. लेकिन इसका फेस I के फेस में नहीं होता. ये वाला फेस बताइए, करंट से पीछे बनाना है कि आगे बनाना है? पीछे. उसको याद देखिए ध्यान से, उसमें आपने लिखा है I lags.
एंड E लीड्स, E आगे होता है और I पीछे, इसलिए यहां पर VL इधर बनेगा, VL। अब देखिए कौन आगे है कौन पीछे है, करंट पीछे है और VL आगे है, ये ऐसे रोटेट होंगे, ठीक है। अब इसका उल्टा कौन सा होता है C के लिए, तो C का अपोजिशन टू द करंट कितना होता है XC, और वोल्टेज अक्रॉस C कितना होगा I into XC, दिस इज वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस। इसकी डायरेक्शन C वाले सर्किट में आपने देखा V पीछे रहता है और I आगे रहता है, I leads V lags, तो यहां पर हमने बनाया this is phase between the two, this is I and this is VC। यहां पर VL का फेस आगे, VC का फेस पीछे और VR का फेस I के फेस के साथ, ये और ये तीनों का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर तीनों का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो हमको कब मिलेगा, जब करंट मैक्सिमम होगी। तो अगर हम इसको I0 कर दें, I0 ये I0, तो ये VC, VR और VL ये भी कैसे हो जाएंगे, अपनी मैक्सिमम वैल्यू को मिल जाएंगे। ओके, अब आगे यहां पर जो हम EMF सप्लाई करते हैं, इस EMF का या वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस जब यहां जाएगा तो इनका इस पोटेंशियल डिफरेंस से क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन होता है, यही पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है तीन हिस्से में, तीनों में डिवाइड हो जाएगा, कुछ इसको मिलेगा, कुछ इसको मिलेगा, कुछ इसको मिलेगा, और तीनों का सम करेंगे तो ये टोटल EMF आना चाहिए। यही हम लोगों ने पढ़ा है, सीरीज का नियम है कि पोटेंशियल will be divided and if we add the potential the total will be as applied। अब यहाँ पर इन तीनों की वोल्टेज को अगर ऐड करेंगे तो हमको ये मिलना चाहिए, अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू ऐड करेंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलनी चाहिए। ओके, इन तीनों को ऐड करते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि इनमें तो फेज डिफरेंस है, जिस समय VL बढ़ता है उस समय VC नहीं बढ़ता, इसलिए हम दोनों को ऐड नहीं कर सकते। दोनों अगर एक डायरेक्शन में होते तो ऐड करते। इसी तरह से VL और VR इसमें भी फेज डिफरेंस है 90 डिग्री, इसमें फेज डिफरेंस है 90 डिग्री, इसलिए तीनों को हम सीधे सीधे अलजेब्रा से या अरिथमेटिक से ऐड नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम लोग वेक्टर्स का मेथड लेते हैं तीनों को ऐड करने के लिए, बिकॉज दे आर एट डिफरेंट एंगल्स। ओके, तो इसके लिए हम तीनों को ऐड करेंगे। दिस इज डायरेक्शन ऑफ I0, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ VR। VR किसकी डायरेक्शन में होता है, I0 की डायरेक्शन में होता है। ओके, VL एट राइट एंगल, तो यहां पर हमने बनाया VL, दिस इज VL। VC अपोजिट डायरेक्शन में, दिस इज VC। इन दोनों में VL और VC इसमें एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, हो सकता है बराबर भी हो सकता है VC बड़ा हो सकता है VL छोटा हो, तो इट डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ L एंड C और किस फेज में वो है इस पर डिपेंड करता है। फेजर डायग्राम में हमने देखा वैल्यू कीप्स ऑन ऑसिलेटिंग, तो किस इंस्टेंट को हम ले रहे हैं उस इंस्टेंट में कोई एक ज्यादा हो सकता है, कोई एक कम हो सकता है। मैक्सिमम वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, L पे और C पे, 1/C पे, तो ये हमने मैक्सिमम वैल्यूज ली हुई है। ओके, अब इनका हमको टोटल करना है। टोटल करने का हमने क्या तरीका लिया, एक ही लाइन में VL और VC है, पहले इन दोनों का टोटल करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसका VR के साथ टोटल करेंगे। इन दोनों का रिजल्ट लिया तो VL इस डायरेक्शन में है, VC अपोजिट डायरेक्शन में है, इसकी जो वैल्यू है इसमें से हमने माइनस कर दी, ये लेंथ इसमें से माइनस कर दी, ये किसके बराबर माइनस किया, VC, तो ये बच गया हमारे पास। ये जो बचा इसका मैग्नीट्यूड कितना है, VL माइनस VC,
तो ये पूरा VL था, उसमें से VC हमने काट दिया, माइनस कर दिया, बाकी जो बचा वो क्या है, VL माइनस VC। दिस इज एडिशन ऑफ द टू। एडिशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि VL प्लस था और VC माइनस था, तो कर दिया उसको, ये VL माइनस VC, ये दोनों वेक्टर का एक रिजल्टेंट हमको मिल गया। अब हमारे पास VR और एक वेक्टर है, इसको ऐड करना है, तो VR और VL माइनस VC इसको ऐड करने के लिए हमने पैरेललोग्राम लॉ बनाया। दिस इज पैरेललोग्राम, और यहां से शुरू करके यहां तक ये रिजल्ट है। ये जो रिजल्टेंट बनता है, दिस इज व्हाट, टोटल, किसका टोटल, VL VC VR, तीनों को ऐड करके ये बना। लेकिन हमारा प्रिंसिपल क्या कहता है कि तीनों का एडिशन क्या है, E नॉट, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ VL, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ VC, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ VR, इन तीनों का टोटल एट ए टाइम कितना होना चाहिए, E नॉट के बराबर होना चाहिए। दिस इज E नॉट, if this is I naught, this is E naught। इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ इसके बराबर है VL माइनस VC। सो ये एक ट्रायंगल हमको मिलता है। इस ट्रायंगल में हम क्या देखते हैं, E नॉट और I नॉट में फेज डिफरेंस है, दिस फेज डिफरेंस। इस फेज डिफरेंस को हम लोग एक मेजरमेंट का नाम दे देते हैं, लेट्स कॉल इट phi। Phi is the phase difference between current and EMF. So phi is phase difference between current and EMF। हमने ये पढ़ा था, अगर L वाला सर्किट हो, इंडक्टर का सर्किट हो, तो फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है। कौन आगे रहेगा, V, और पीछे कौन रहेगा, I। ये L में, C में क्या होता है, I आगे V पीछे 90 डिग्री, लेकिन और R में दोनों के बीच में 0 डिग्री। लेकिन अगर हमने तीनों को मिला दिया, अगर तीनों को मिला दिया तो क्या होगा, तो आंसर है तीनों को मिलाने से E और I के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा, phi। ये है वो फेज डिफरेंस जो π/2 की जगह में आया। अब इस phi की वैल्यू अभी हम स्टडी करेंगे डिटेल में। इस phi की वैल्यू बहुत कम ज्यादा हो सकती है। कैसे कम ज्यादा हो सकती है, आपको यहीं से दिख जाएगा। VL और VC, अगर VC और VL इक्वल है तो ये रिजल्ट कितना हो जाएगा, VL माइनस VC 0। तो ये लाइन क्या हो जाएगी, 0, और ये phi क्या हो जाएगा, 0। अगर VC बड़ा है और VL छोटा है तो VL माइनस VC नीचे आ जाएगा। VC बड़ा है तो ये रिजल्ट इधर आएगा और ये वाली लाइन ऐसे आ जाएगी, तो phi कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो याद रखिए, phi पॉजिटिव कब होगा, जब VL बड़ा होगा। phi नेगेटिव कब होगा, जब VC बड़ा होगा। और phi 0 कब होगा, जब VL is equal to VC। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। अगर ये बराबर हो गए तो उस समय इन दोनों का फेज डिफरेंस कैसा होगा, 0। ये एक कंडीशन हमने याद की जो आगे जाके हमारे पावर सर्किट में काम आएगी। ओके, ये हम एक ट्रायंगल बना। अब इस ट्रायंगल को हमने अपोजिशन वाला ट्रायंगल बनाया। अपोजिशन क्या, करंट, अपोजिशन टू करंट। अपोजिशन टू करंट R किसके बराबर होता है, V अपॉन I। XL किसके बराबर, VL अपॉन I। और XC किसके बराबर, EC अपॉन I। तीनों में हम किससे डिवाइड करते हैं, I से। ओके, तो हमने यही किया। जब एक ही क्वांटिटी से तीनों को डिवाइड करेंगे तो इनका रेशियो चेंज नहीं होगा। अगर इनका रेशियो चेंज नहीं होगा देन ये एंगल भी चेंज नहीं होगा। सो वी गेट एन ट्रायंगल हियर which has same angle, this and this. Oh, let me correct it.
ओके, वी मेक द सेम एंगल फाई, रेशियो इनका सेम है। हमने क्या किया, आई से डिवाइड कर दिया, इसलिए रेशियो चेंज नहीं होगा। रेशियो चेंज नहीं होगा तो एंगल भी चेंज नहीं होगा, ये फाई रहेगा। अब बताइए, वी आर को आई से डिवाइड किया, वी आर को आई से डिवाइड किया तो क्या बचता है, आर। सो ये लेंथ किसको रिप्रेजेंट करती है, आर। ये लेंथ किसको रिप्रेजेंट करती है, दोनों को आई से डिवाइड करिए, ये VL डिवाइडेड बाय I इज XL, VC डिवाइडेड बाय I इज XC। तो ये लेंथ किसको रिप्रेजेंट करेगी, XL माइनस XC, ये इसको रिप्रेजेंट करती है। ये है अपोजिशन और ये भी है अपोजिशन टू करंट, इन दोनों का रिजल्ट। अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू हमको क्या देगी, दिस वैल्यू विल गिव कॉम्बिनेशन ऑफ द टू, ये रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस, तो ये क्या देगा, टोटल अपोजिशन टू द करंट। ये अपोजिशन रेजिस्टेंस के कारण, ये अपोजिशन XL और XC के कारण, इसलिए ये क्या होगा, टोटल अपोजिशन ड्यू टू R, XL एंड XC। देखिए अपोजिशन वाले देने वाले ये तीन लोग ही हैं करंट को, एक रेजिस्टेंस, एक XL और एक XC, लेकिन तीनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है उसके लिए हमने मैथमेटिकल डायग्राम बनाया, दिस गिव्स द कंबाइंड इफेक्ट। और इसकी वैल्यू सबको मालूम है, हाउ मच विल बी दिस, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है। दिस इज टोटल सम इफेक्ट ऑफ द अपोजिशन टू करंट इन AC सर्किट, और इसका हमने एक नाम रखा, वी विल कॉल इट Z, और Z का नाम रखा है इंपीडेंस। ओके, सो नाउ व्हाट इज इंपीडेंस? Impedance is total opposition to current in AC circuit due to R, XL and XC। ये तीन ही चीजें होती हैं जो अपोज करती हैं, और तीनों का कॉम्बिनेशन बना के क्या बनाया, Z, उसका नाम क्या दिया, impedance। What is meaning of impede? Impede मतलब कम करना। Impedance क्या करता है, करंट को कम करता है, because it's a opposition to current, so that's why the name is given impedance। और ये impedance का फॉर्मूला देखिए, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, तीनों इन्वॉल्व है। तीनों के कारण ये क्रिएट होता है Z। तो Z किसी एक एलिमेंट का अपोजिशन नहीं है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। और किसी भी AC सर्किट में तीनों एलिमेंट होते हैं। हमारे जो पंखे चल रहे हैं, पंखे के अंदर इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी लगा हुआ है, और इसके वायर में रेजिस्टेंस भी है, तीनों है। सो दिस फैन इज ए RLC सर्किट। इसी तरह से कोई भी चीज आप लीजिए, उनमें तीनों का कुछ ना कुछ रहेगा। सो एवरी सर्किट वी सी अराउंड अस इज ए RLC सीरीज सर्किट। ओके, और हर एक का फिर क्या होगा, इंपीडेंस होगा। इंपीडेंस इज अपोजिशन टू करंट, लेकिन अपोजिशन टू करंट का एक फॉर्मूला हमको मालूम है, दैट इज E0 अपॉन I0। वोल्टेज अपॉन करंट क्या होता है, अपोजिशन टू करंट। जहां सिर्फ रेजिस्टेंस वाले सर्किट थे, DC सर्किट, उसमें ये R था, पर AC सर्किट में अपोजिशन टू करंट R ना होके Z है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, Z। So E0 upon I0 is equal to Z। अब इसी को आप अलग अलग कर सकते हैं, E0 is equal to I0 into Z and I0 is equal to E0 upon Z। अच्छा, तो ये हमको एक नई क्वांटिटी मिली, इंपीडेंस। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, और आगे जितना भी आप पढ़ेंगे, इंपीडेंस शब्द हमेशा आपके काम में आने वाला है।
What is impedance? Opposition to current in AC circuits. It has the same role what resistance was playing in direct current circuits. Okay. अब इसकी डायमेंशंस क्या होंगी या इसकी यूनिट क्या होगी? तो SI सिस्टम में हमने ये बताया कि एनीथिंग विच इज अपोजिंग करंट उसकी यूनिट हम पहले फिक्स कर चुके हैं ओम. देयरफॉर इट विल आल्सो हैव यूनिट ओम. करेक्ट. एक्सएल का यूनिट ओम, एक्सी का भी ओम, आर का भी ओम. क्यों? सब में क्या कॉमन है? ऑल आर अपोजिशन टू करंट, इसलिए सब का यूनिट ओम रहेगा. ओके. तो इसी से आप इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं. हम रेजिस्टेंस की डायमेंशन पहले निकाल चुके हैं. इन द सेम वे यू कैन फाइंड आउट इट्स डायमेंशन. ओके. ये है Z. इसमें हमने कितनी चीजें ली थी? तीन. रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस. ये इसकी वैल्यू आ गई. अब इसमें बताइए I का फॉर्मूला क्या बनेगा? हमने वो जो 6 चीजें पढ़ी थी उसमें यही सब पढ़ते थे. तो I का फॉर्मूला कैसा होगा? तो आंसर है इक्वेशन ऑफ I इज I नॉट साइन ओमेगा टी और उसके बाद क्या लगा देना है? फेज डिफरेंस. यहाँ फेज डिफरेंस कितना है? 5. सो दिस इज ओमेगा टी माइनस 5. ये 5 माइनस होगा, प्लस होगा या 0 होगा. तीनों में से कुछ भी हो सकता है. इस पर डिपेंड करता है एक्सएल और एक्सी. एक्सएल किसके बराबर है? एल ओमेगा. एक्सी किसके बराबर है? 1/c ओमेगा. और इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस ये दोनों हमारे हार्डवेयर है. उसकी वैल्यू हम चॉइस करके लगाते हैं. देयरफॉर वी कैन ऑलवेज कैलकुलेट कि 1 एल ओमेगा कितना है और 1/c ओमेगा कितना है. तो ये हमारे हाथ में है. रेजिस्टेंस कितना है? ये भी हमारे हाथ में. सो वी कैन ऑलवेज डिसाइड कि हमको 5 कितना मिल रहा है. ये हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं और बदल बदल के हम इसको प्लस माइनस 0 तीनों वैल्यू पे ला सकते हैं. ठीक है. ओके. तो ये है इंपीडेंस. अब एक और चीज देखिए. ये 3 सर्किट का है. E का फॉर्मूला E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी. उस समय I का फॉर्मूला क्या होगा? I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5 where 5 is given by this. ये I है, ये E है और ये 5 एंगल पीछे है. ये 5 हमको किससे मिलता है? 5 का कोई भी फॉर्मूला यहाँ बना लीजिए. जैसे what will be tangent of 5? Yes, correct. tan 5 is equal to XL minus XC upon R. cos 5 क्या होगा? cos 5 is equal to R upon Z. This gives the 5. तो I का फॉर्मूला I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5. ये I का फॉर्मूला हो गया. इसी तरह से अब बाकी सब चीजें आप जानते हैं. E का हम एक ग्राफ बनाएंगे. उसी में I का ग्राफ बनाएंगे. लेकिन I का ग्राफ किस पे डिपेंड करता है कि I उसके साथ साथ चल रहा है, आगे है कि पीछे. अगर 5 0 है साथ साथ चला देंगे. 5 प्लस हो गया आगे चला देंगे. 5 पीछे हो गया पीछे चला देंगे. ठीक है. ऑल दोस थिंग्स नाउ यू नो. तो हम लोग इसमें Z को ज्यादा डिस्कस करेंगे. अब एक चीज और देखिए. ये वाला फॉर्मूला और इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स ये आपको आते हैं और इसमें 2-4 छोटे छोटे फीचर्स हैं. दोज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग वैल्यू ऑफ Z. अब यहां पर एक चीज और समझ लीजिए. 3 अगर 3 की बजाय सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं तब क्या होगा? तो आंसर है अगर 2 एलिमेंट होते हैं तो तीसरे को हम डिलीट कर देंगे. कहां से डिलीट करेंगे? फॉर्मूला से भी डिलीट कर देंगे, डायग्राम से भी डिलीट कर देंगे. जैसे C नहीं है. There is an AC circuit with resistance and inductance. What will be its impedance? एक से बढ़कर जब 2 होंगे तो अपोजिशन का नाम इंपीडेंस हो जाएगा. एक सिंगल होगा तो XL का नाम क्या था? रिएक्टेंस. XC का नाम क्या है? रिएक्टेंस.
ठीक है, आर का नाम क्या है, रेसिस्टेंस, पर दो अगर कंबाइन हो गए तो वो क्या हो जाएगा, इंपीडेंस, तीन हो गए तो भी इंपीडेंस। ठीक है, अगर आर और एल दोनों कंबाइन है तो इसको हम फिर से पूरा सर्किट नहीं पढ़ेंगे। आई विल सिंपली टेल यू कि उसकी ट्रिक ये है कि आपने 3 का पढ़ा हुआ है, उसमें सी को 0 कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। तो अब यहां पर देखिए z की वैल्यू क्या आएगी, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर हो गया। ठीक है, और डायग्राम में ये जो एक्सएल ये हमने सी को माइनस किया था, मत करो, नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये और लंबा हो जाएगा। ठीक है, सो दिस विल बी लाइक दिस, दिस इज आर एंड दिस इज एक्सएल एंड 5 की वैल्यू और इंक्रीज हो जाएगी, ऐसा होगा। दिस इज आर एंड एक्सएल। अगर आर और एक्सी है उसमें एल नहीं है, उसको डिलीट कर दो, तब ये कैसा हो जाएगा, आर दिस वे एंड एक्सी दिस वे, एक्सी एंड दिस। अब ये कैसा हो गया, माइनस वैल्यू 5 हियर, दिस इज 5। ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्सएल को 0 कर दो, तो माइनस एक्सी का स्क्वायर कितना होगा, प्लस एक्सी स्क्वायर, तो दिस विल बी आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। तो इसमें z की वैल्यू क्या आ गई, आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। इसमें z की वैल्यू क्या आ गई, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये हो गया हमारा 2 का कॉम्बिनेशन। तो अगर आपने 3 का पढ़ लिया तो 2 का ऑटोमेटिक हो गया, जो नहीं है उसको 0 कर दो, राइट। तो ये अब हमारे सर्किट हो चुके हैं अल्टरनेटिंग करंट में, सर्किट विद ओनली रेजिस्टेंस, सर्किट विद ओनली इंडक्टेंस, सर्किट विद ओनली कैपेसिटर, सर्किट विद कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस, दिस circuit with inductance and resistance, circuit with resistance, inductance and capacitance। इतने सारे सर्किट हो गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा Z की वैल्यू के बारे में स्टडी करते हैं कि Z की वैल्यू किससे बढ़ती है और किससे कम होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे की पूरी स्टडी के लिए ये आपका समझना बहुत जरूरी है कि Z यानी अपोजिशन टू करंट कब बढ़ता है। क्यों? इसलिए क्योंकि एक सर्किट में जो करंट फ्लो होगी, करंट ये किस पर डिपेंड करेगी, Z पर डिपेंड करेगी। अगर Z बड़ा है तो क्या होगा, Z बड़ा है तो I की वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर Z छोटा है तो I की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसलिए Z की वैल्यू कब कम होती है, कब ज्यादा होती है, ये हमारे लिए पढ़ना जरूरी है। और उसके लिए Z की वैल्यू का इक्वेशन देखते हैं, ये है Z की वैल्यू। So now next thing we will do is when is the Z value is minimum. Now we will do minimum value of Z. ये Z का फॉर्मूला है, Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर एंड दिस इज स्क्वायर। ये वैल्यू मिनिमम कब होगी, आंसर है R को तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, पर L और C हमारे हाथ में है। उसको एडजस्ट करके अगर हम इस तरह से कर दें कि एक्सएल और एक्सी की वैल्यू इक्वल हो जाए, तो माइनस करने से यहाँ हमको क्या मिलेगा, 0। ये जो ब्रैकेट है ये प्लस होने के कारण इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है। अगर यहाँ पर 0 आ गया तो वैल्यू कुछ नहीं बढ़ेगी, क्या रहेगा, सिर्फ आर स्क्वायर। यहाँ पर कुछ भी आएगा वो आर की वैल्यू को बढ़ाएगा। ठीक है, इसलिए अगर हमको Z की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, 0, क्योंकि 0 से नीचे हो नहीं सकता और स्क्वायर कभी निगेटिव होता नहीं।
तो प्लस ही रहेगा, तो सबसे कम वैल्यू हमको क्या मिलेगी? 0. सो दैट इज द कंडीशन व्हेन Z विल बी मिनिमम. सो फॉर मिनिमम इंपीडेंस for minimum Z, XL should be equal to X. For minimum Z, XL should be equal to XC. अब XL किसके बराबर है? L ओमेगा, और XC is equal to 1 upon C ओमेगा. ओमेगा को इस तरफ ले आते हैं, L को इधर ले आते हैं, तो हमको क्या मिलेगा? ओमेगा is equal to 1 upon root LC. ये L इधर चला गया, 1 upon LC, ओमेगा इधर आया, ओमेगा स्क्वायर, दोनों तरफ रूट निकाल दिया, ओमेगा इज इक्वल टू 1 upon root LC. What is this? For minimum Z. तो जो ओमेगा कहाँ है? क्या चीज है ओमेगा? तो यहाँ देखिए, ये है ओमेगा. What is this? Angular frequency of EMF being applied. ये कहां से आया था? जो AC जनरेटर में हमारा कॉइल ऐसे घूम रहा था. ये जो कॉइल ऐसा घूमता है, उसके जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज ओमेगा. और ओमेगा किसके बराबर होता है? वी न्यू दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f और न्यू. दिस इज ओमेगा. न्यू क्या है? नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड. उस नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड को कितना होना चाहिए? 1 upon root LC के बराबर. इसको if they satisfy this equation, then this will be equal to this will be equal to this, and this will become minimum. तो ये कंडीशन किसकी हो गई? फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ Z. ओके. अगर इसको आप फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 1 upon 2 pi root LC. So this is condition for minimum value of Z. How much will be this value? तो वो हम नोट करते हैं. What is minimum value of Z? What is minimum value of Z? Okay, so Z is equal to XL. अगर XC के बराबर हो गया, ये कैंसिल हो गया, रूट ऑफ R स्क्वायर इज R. So Z is equal to R. अब हम इसको याद कर लेते हैं. किस तरह से याद करते हैं? देखिए, जब L और C और ओमेगा में ये रिलेशन होता है, L और C ऐसा चुनते हैं कि न्यू इज इक्वल टू 1 upon 2 pi root LC होगा, उस समय Z की वैल्यू मिनिमम होकर कितनी हो जाएगी? R. ये उसकी मिनिमम वैल्यू है. इसके साथ XL और XC का कोई इफेक्ट नहीं, सिर्फ R का है, क्योंकि R को कोलिजन को हम लोग कम नहीं कर सकते. ओके, ये Z की वैल्यू हो गई, राइट. ये वैल्यू हमको कब मिलती है? आंसर है सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी पर मिलती है. ये फ्रीक्वेंसी किसकी फ्रीक्वेंसी? अप्लाइड फ्रीक्वेंसी. एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर हमको ये वैल्यू मिलेगी, क्योंकि L और C इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है. उस फ्रीक्वेंसी पर Z की वैल्यू क्या हो जाती है? मिनिमम. तो हमने ना उस फ्रीक्वेंसी का एक नाम रखा कि उस फ्रीक्वेंसी की सप्लाई आएगी तो उसको सामने Z क्या करेगा? अपनी मिनिमम वैल्यू से अपोज करेगा, और बाकी सबको क्या करेगा? बहुत ज्यादा अपोज करेगा. तो जिसको वो सबसे कम अपोज करेगा उसको हम बोलते हैं कि वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है. व्हाट इज दैट नोन एज? नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ LCR सीरीज सर्किट. कौन सी फ्रीक्वेंसी? जिस फ्रीक्वेंसी पे Z मिनिमम हो जाता है. और वो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 1 upon 2 pi root LC. नोट करिए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सीरीज LCR सर्किट. नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज LCR सर्किट. The value of frequency at which
impedance of the circuit become minimum is called natural frequency of the circuit. It is calculated by nu is equal to 1/2 pi root LC. It is calculated by nu is equal to 1/2 pi root LC. ओमेगा के टर्म्स में लिखेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/रूट LC. ठीक है, ये उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है. हम अप्लाई करें या ना करें, अब एक चीज समझ लीजिए, हमने एक सर्किट बनाया RLC सर्किट, इसमें L की कुछ वैल्यू रखी और C की कुछ वैल्यू रखी, सप्लाई हमने कुछ भी नहीं लगाया, तो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है कि नहीं है? तो आंसर है, क्योंकि L और C लगा. नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज ओनली ए कैलकुलेशन एंड नॉट द फ्रीक्वेंसी अप्लाइड. इट इज ओनली ए कैलकुलेशन, और ये कैलकुलेशन कितनी है? 1/रूट LC. L और C तो लग गया. जैसे ही हमने L और C लगाया, हमने अपने सर्किट की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी. ये समझ आया? ओके. अगर यहां से वही फ्रीक्वेंसी आएगी तो Z अपनी वैल्यू को क्या कर लेगा? मिनिमम कर लेगा, क्योंकि वही हमने उसी टर्म पे इसकी कैलकुलेशन की. राइट? तो ये है नेचुरल फ्रीक्वेंसी. अब इसके बाद अगली टर्म लिखिए, रेजोनेंस. When frequency of applied EMF is equal to natural frequency of series LCR circuit, then Z will be minimum. Then Z will be minimum. Due to minimum value of Z, the current I की वैल्यू क्या होती है? E/Z. अगर Z मिनिमम हो गया तो I कैसा हो जाएगा? मैक्सिमम. So we write at for minimum value of Z, the current in the circuit I, which is equal to E/Z, will be maximum. तो हमको सर्किट में करंट कैसी मिलती है? मैक्सिमम. कब मैक्सिमम मिलती है? जब हम वो फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हैं जो किसके बराबर है? कैलकुलेटेड नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर. जब वो फ्रीक्वेंसी यहां से लगा देंगे तो Z कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा? मिनिमम. तो उसकी वैल्यू मिनिमम, तो करंट कैसी हो जाएगी? मैक्सिमम. ये जो सिचुएशन बनती है, दिस सिचुएशन इज नोन एज रेजोनेंस. This situation is known as resonance.
उस समय करंट कैसी होगी? करंट विल बी मैक्सिमम। रेजोनेंस में करंट कैसी होती है? मैक्सिमम। रेजोनेंस को ही हम एक दूसरा शब्द यूज कर सकते हैं, ट्यूनिंग। इसको ट्यून करना कहते हैं। तो ट्यूनिंग कब होती है? जब अप्लाइड फ्रीक्वेंसी और सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों आपस में इक्वल होते हैं, देन देयर इज ए रेजोनेंस। और रेजोनेंस का इफेक्ट क्या होता है? अब रेजोनेंस पे दो चार बातें। रेजोनेंस का इफेक्ट क्या होगा? आंसर है करंट विल बी मैक्सिमम इन द सर्किट। दिस इज इफेक्ट। ओके, रेजोनेंस की कंडीशन क्या है? XL is equal to XC, that is applied frequency omega should be equal to 1 upon root LC. This is condition. What is phenomena of resonance? When applied frequency is equal to natural frequency. This is phenomena of resonance when it happens. Then current become maximum. This is called resonance. अगर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में हम लोगों को इसका यूज होता है, न्यूमेरिकल में देते हैं इन द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, इतना सा शब्द लिखा है इन द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस और हमको पता लग जाता है Z इज इक्वल टू हाउ मच? Z इज इक्वल टू R। तो आपको उस समय L और C की जरूरत नहीं है, ये शब्द ही हमको क्या दे देगा? Z इज इक्वल टू R। और ये न्यूमेरिकल में आपको जरूरत पड़ेगा। आप देख रहे हैं Z की वैल्यू मुझे निकालनी है I के लिए, और Z के लिए हम XL और XC को ढूंढ रहे हैं, पर हमको चाहिए नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या शब्द यूज कर लिया? रेजोनेंस, ट्यूनिंग, इसलिए उसकी जरूरत नहीं है। दूसरा, जब भी ट्यूनिंग होगी आप फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? तो आंसर है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ट्यूनिंग में क्या होता है? 1 अपॉन रूट LC। यस, L और C से आप वो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। करेक्ट? इस तरह से रेजोनेंस शब्द देने से बहुत सारे मैथमेटिकल इक्वेशन आपको मिल जाते हैं। Z इज इक्वल टू R, ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट LC। ये दोनों चीजें आपको मिलेगी। करंट विल बी मैक्सिमम, और करंट कितनी होगी बताइए? करंट इज इक्वल टू E अपॉन, और Z किसके बराबर है? R। तो क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू, यस, I नॉट इज इक्वल टू E नॉट अपॉन R। इससे हम मैक्सिमम करंट निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस कम ज्यादा करने से ये करंट ज्यादा या कम होगी, ओनली रेजिस्टेंस विल अफेक्ट। करेक्ट? ये चीज समझ में आ गई। दिस इज रेजोनेंस। अब हम लोग अगली चीज लेते हैं कि अगर बाय चांस XL और XC बराबर नहीं है तो क्या होगा? सो लेट अस, ओके, इस क्वेश्चन में आपने डाटास लिखे हैं, शब्दों को देखिए। आपको कैपेसिटेंस दिया है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस दिया है? शब्दों को देखिए क्या लिखा है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? XC। अगर कैपेसिटेंस दिया होता तो क्या लिखते? C। ठीक है? और रिएक्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। वही क्वेश्चन में यूज किया गया ओम, 14 ओम। अच्छा, इंडक्टेंस के बारे में क्या लिखा है? इंडक्टेंस इज 0.1 हेनरी। ये XL है या सिर्फ L है? सिर्फ L है, क्योंकि हेनरी इसकी यूनिट है इंडक्टेंस की, और वर्ड भी कौन सा यूज किया? इंडक्टेंस। अगर XL देना होता तो क्या वर्ड यूज करते? इंडक्टिव रिएक्टेंस। जैसे इनको इन्होंने क्या लिखा है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वैसे यहां भी यूज कर सकते थे कैपेसिटिव इंडक्टेंस, पर वो ना देके उन्होंने क्या दिया? ओनली इंडक्टेंस, रिएक्टेंस ना देके इंडक्टेंस। इसलिए उन वर्ड्स को देखकर आपको ये सावधानी रखनी है दैट L इज इक्वल टू 0.1 हेनरी। अब चूंकि हमारे फॉर्मूले में XL आता है, इसलिए आपको कन्वर्ट करना है XL। तो इसको XL में कैसे कन्वर्ट करेंगे? यस, R आपको मालूम है, XC मालूम है।
अगर हम चाहें तो इसको एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सेल इज इक्वल टू एल ओमेगा, दिस इज इक्वल टू 0.1 इंटू 2 पाई एफ। 2 पाई की वैल्यू 3 यूज करने को बोला गया, so we will use 3. 2 pi into f. F is given 50 hertz into 3. Omega is equal to 2 pi f. ये किसकी वैल्यू आ गई? एक्सेल की। एंड देन दिस विल बी, बताइए कितनी हो गई? 30 ओम। अच्छा, क्या आप C की वैल्यू निकाल सकते हैं? C की वैल्यू हमको मालूम है, XC किसके बराबर होता है? 1/C ओमेगा। यस, हमको C चाहिए। क्यों C चाहिए? क्योंकि जब आप फ्रीक्वेंसी निकालेंगे करंट फेज सेंटर जरूरत है। ओके, होने से हम लोग XC की वैल्यू रखते, ओमेगा की वैल्यू रखते, C की वैल्यू आ जाती कैपेसिटर। ओके, हमको निकालनी है इलेक्ट्रिक करंट। करंट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू E अपॉन Z। I इज इक्वल टू E अपॉन Z। और E की वैल्यू, यस इट इज गिवन। ये 200 वोल्ट कौन सी वैल्यू है? आंसर इट इज आरएमएस वैल्यू, और उसी को हम वर्चुअल वैल्यू कहते हैं। सो दिस इज V वर्चुअल या E वर्चुअल डिवाइडेड बाय Z। सो E वर्चुअल इज 200 वोल्ट, 200 अपॉन Z। अब Z की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। Z की वैल्यू इससे निकालिए। यस, वेरी गुड। Z इज इक्वल टू रूट ऑफ R square plus XL minus XC. XL is this 30 minus 14 square, और R की वैल्यू क्या लिखेंगे? 12। XL minus XC and R की वैल्यू लिखनी है 12. Now let me solve this. Yes. 144 plus 16 are 256 and this comes to 20. ये Z की वैल्यू आ गई, यहाँ पर इसको रख दीजिए। Z 20. So I is equal to 10 एम्पियर। I is equal to 10 एम्पियर, ये I की वैल्यू आ गई। अब phi की वैल्यू किससे निकालेंगे? आप Z निकाल चुके हैं। cos phi किसके बराबर होता है? R अपॉन Z। ओके, cos phi is equal to R upon Z. This R is equal to 12, Z is equal to 20. .6. So phi is equal to cos inverse 0.6. This is the answer for phi.